हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो कल का टॉपिक पूरा करते हैं। तो बच्चों हम देखो कल हम देख रहे थे कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या देख रहे थे? मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। और कारक में कौन से देख रहे थे बच्चों? हम देख रहे थे प्राकृतिक कारक देख रहे थे। क्या देख रहे थे? प्राकृतिक कारक देख रहे थे। प्राकृतिक कारक में देखो बच्चों, हमने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले देखा था हमने पैतृक पदार्थ यानी पेरेंटल मैटर। नंबर 2 देखा था बच्चों स्थलाक। नंबर 2 देखा था हमने स्थलाकृति यानी जिसे टोपोग्राफी बोलते हैं। और नंबर 3 देखा अपन ने मृदा आयु यानी सोइलेंस। और नंबर 4 देखा था बच्चों जलवायु यानी क्लाइमेट। और बच्चों आज हम देखने वाले हैं नंबर 5 यानी मृदा प्रोफाइल की गहराई। क्या देखने वाले हैं? नंबर 5 मृदा प्रोफाइल की गहराई। अब बच्चों देखिएगा, मृदा प्रोफाइल की गहराई में हम बच्चों दो प्रकार की मृदाओं की बात करेंगे। गहरी मृदा की बात करेंगे और उथली मृदा की बात करेंगे। बच्चों गहरी मृदा देखो, जो अधिक गहराई तक देखो, जो नम मृदा जो बच्चों जो गहरी मृदा होती है उसमें क्या होता है बच्चों, जो पौधे की जड़ें होती है। क्या होती है? पौधे की जो जड़ें होती है वो क्या करती है बच्चों, नीचे गहराई में जाकर और अच्छी तरह से फैल कर वहाँ से क्या करती है, जल व पोषक तत्व प्राप्त करती है। क्या करती है? क्या करती है बच्चों, गहरी मृदा में जो पौधों की जड़ें होती है वो अच्छे से तरीके से फैल सकती है और अच्छी तरीके से नीचे गहराई में फैल कर वहाँ से जल और पोषक तत्व प्राप्त करती है। इससे क्या होता है बच्चों, पौधे को अच्छी तरह से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और पौधा ग्रोथ करता रहता है। ठीक है बच्चों, जबकि गहरी मृदा में क्या होता है देखो, जबकि गहरी मृदा में यानी जबकि उतली मृदा में क्या होता है कि जो जड़ें होती है वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाती है और जल और पोषक तत्व अच्छी मात्रा में नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं बच्चों देखिए कि जब उतली मृदाओं में ऐसा नहीं होता है। देखो क्या बोला है बच्चों, देखो गहरी मृदाओं में तो क्या होता है, जो पौधे की जड़ें होती है अच्छी तरह से गहराई में जाकर वहाँ फैल कर अच्छी मात्रा में जल व पोषक तत्व प्राप्त करती हैं और पौधे की ग्रोथ बढ़ती रहती है। ठीक है, इसके बावजूद क्या होता है बच्चों, उतली मृदाओं में यानी शुष्क मृदाओं में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं बच्चों गहरी मृदा उतली मृदा की अपेक्षा क्या होती है, अधिक उर्वर होती है। क्या होती है बच्चों? इसलिए कहते हैं गहरी मृदा उतली मृदा की अपेक्षा अधिक उर्वर होती है। तो बच्चों देखा अपन ने कि जो मृदा प्रोफाइल की जो गहराई होती है वो किस प्रकार मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। गहरी मृदाएँ तो बच्चों क्या करती है, गहरी मृदाएँ क्या होती है, उनकी गहरी मृदाएँ क्या होती है बच्चों, अधिक उर्वर होती है, जबकि उतली मृदाएँ क्या होती है, कम उर्वर होती है। चलो बच्चों अगला फैक्टर देखते हैं। अगला फैक्टर हमारे कौन सा आता है, तो चलो देखिए बच्चों, अगला नंबर 6 वाला फैक्टर आता है बच्चों। हम नेचुरल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं और नंबर 6 नंबर का आएगा बच्चों अपने मृदा की भौतिक दशा यानी मृदा के फिजिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, मृदा के फिजिकल यानी भौतिक दशा यानी फिजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर मृदा की फिजिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो बच्चों पौधों प्लांट्स होते हैं, उनके फिजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो जो पौधों का जो शरीर यानी जो बॉडी होती है उसकी चर्चा करते हैं। उसी तरह हम बच्चों यहाँ क्या करेंगे, मृदा की संरचना की बात करेंगे कि एक मृदा की भौतिक दशा किस प्रकार की होनी चाहिए कि वो किसी पौधे को अच्छी तरीके से ग्रोथ करवा सके। ठीक है, और बच्चों देखो और जितनी भी उसकी जैविक क्रियाएं उनको संपन्न करवा सके। तो बच्चों देखिएगा बच्चों मृदा की भौतिक दशा कैसी होनी चाहिए, यानी अच्छी एक उर्वरक मृदा की भौतिक दशा कैसी होनी चाहिए बच्चों। इस मृदा में जल और वायु का संचार अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्रियाशील जीवाणुओं की संख्या अधिक हो, जिससे क्या होगा बच्चों, अगर किसी मृदा में क्रियाशील जीवाणुओं की मात्रा अत्यधिक है, वो ज़्यादा मात्रा में एक्टिव है, तो जीवांश पदार्थों की मात्रा भी बढ़ेगी और बच्चों जीवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, और बच्चों ऐसी मृदा जिसमें क्षार पदार्थों की मात्रा भी अधिक हो, तो बच्चों ऐसी मृदाएँ क्या कहलाती है, अधिक उर्वर कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ऐसी मृदाएँ अधिक उर्वर कहलाती है। तो बच्चों फिर से देखिएगा कि एक अच्छी उर्वरक मृदा कौन सी होती है या मृदा की भौतिक दशा कैसी होनी चाहिए, इससे पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके, अपनी सारी जैविक क्रियाओं को संपन्न कर सके, बढ़ सके। ऐसी मृदा जिसमें जलवायु का संचार अच्छे से हो, क्रियाशील जीवाणुओं की संख्या अत्यधिक हो, जिससे जीवांश पदार्थ यानी ह्यूमस का निर्माण होता रहे अच्छी मात्रा में और क्षार पदार्थों की मात्रा भी अधिक हो, तो बच्चों ऐसी मृदाएँ क्या होती है, अधिक उर्वर होती है। तो बच्चों ऐसी मृदाओं की बात हमने कल की थी कि भारी मृदा में की थी, बिल्कुल उसका सिस्टम बिल्कुल ऐसा होता है। तो बच्चों देखो ये हमारे क्या हो गए, पूरे 6 फैक्टर्स हो गए
यानी हमने प्राकृतिक यानी नेचुरल फैक्टर्स पढ़ लिए। चलो बच्चों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर नंबर 2 यानी कृत्रिम कारक। अब पढ़ेंगे बच्चों, पहले तो हम प्राकृतिक कारक पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल, अब पढ़ेंगे हम आर्टिफिशियल फैक्टर्स यानी कृत्रिम कारक, यानी मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले, क्या बच्चों, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से वाले? कृत्रिम कारक यानी आर्टिफिशियल फैक्टर्स। तो बच्चों सबसे पहले इसमें आता है जलाक्रांति। क्या आता है इसमें? नंबर 1 आता है जलाक्रांति। अब जलाक्रांति को बोलते हैं बच्चों वाटर लॉगिंग। क्या बोलते हैं? जलाक्रांति को वाटर लॉगिंग बोलते हैं। बच्चों जलाक्रांति देखो बच्चों, जहाँ ज़्यादा जल, देखो जिन क्षेत्रों में या जिन फील्ड में जल की ज़्यादा मात्रा होती है वहाँ पर क्या होता है, तो बच्चों वैसे क्षेत्रों में क्या होता है, जो मृदा होती है उसमें हानिकारक जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं जो मृदा को नुकसान पहुँचाते हैं। और बच्चों जिंक की कमी होती है। क्या होती है बच्चों? इस मृदाओं में जिंक की कमी होती है। जिंक की कमी होने से क्या होता है बच्चों? अपन जानते हैं जिंक की कमी से पौधे के ऊपरी भागों में लक्षण दिखाई देते हैं, फूल फल ढंग से बनते नहीं है, ठीक है, पुष्पन क्रिया में दिक्कत आती है। तो बच्चों जलाक्रांति वाले क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों, जहाँ पर जल की मात्रा, देखो बच्चों जहाँ मृदा में जल की मात्रा अधिक हो जाती है वहाँ पर हानिकारक जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। जिंक की कमी से पौधे के अग्रणी भागों में वृद्धि नहीं होती है। और बच्चों मृदा में नाइट्रोजन का अपक्षालन हो जाता है जिससे पौधे को नाइट्रोजन नहीं प्राप्त हो पाती है। और बच्चों अपन जानते हैं नाइट्रोजन भी पौधों के लिए कितना अति आवश्यक तत्व है। सबसे जो मेनली इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, तो बच्चों नाइट्रोजन भी आवश्यक होता है। अपन जानते हैं बच्चों कि अगर नाइट्रोजन ही नहीं रहेगी तो पौधा पीला पड़ जाएगा, बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, यानी पौधा कैसे हरा भरा रह सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो बहुत अति आवश्यक है। तो अपन जानते हैं बच्चों जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्वों में से नाइट्रोजन एक तत्व है। और नाइट्रोजन की कमी में भी बच्चों पौधों में लक्षण दिखाई देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखना अपक्षालन को लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। चलो बच्चों देखिए, अब जो बेसिकली जो बात होती है जलाक्रांति वाले मृदा में या जलाक्रांति वाले क्षेत्रों में, तो बच्चों क्या होता है कि मृदा की संरचना में बच्चों जहाँ वायु होती है, मैंने बच्चों देखो पहले यहाँ पे बनाया था, जैसे मान लो यहाँ पे 2 प्रकार के पोर्स यानी छिद्र होते हैं। कुछ में तो क्या भरी होती है? एयर भरी होती है। और कुछ में क्या भरा होता है? जल भरा होता है। अब बच्चों कुछ में तो एयर होती है, कुछ में जल होता है। अब जलाक्रांत वाले क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों? जहाँ पर ऑक्सीजन होती है वहाँ भी जल भर जाता है। और इस स्थिति में बच्चों क्या होता है, जो क्रियाशील जीवाणु होते हैं वन एक्टिव हो जाते हैं, उनको बराबर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिससे क्या होगा बच्चों कार्बनिक यानी जो जीवांश पदार्थ हैं, जो देखो बच्चों जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं बच्चों, उनका अपघटन नहीं कर पाते, यानी वो जीवांश पदार्थ भी अच्छी मात्रा में नहीं बन पाते हैं। जिससे क्या होता है बच्चों, वो मृदा क्या होती है, इतनी उर्वर नहीं हो पाती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो जलाक्रांत वाला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब देखो नेक्स्ट आएगा हमारे जो आर्टिफिशियल फैक्टर है, नेक्स्ट आएगा फसल प्रणाली। क्या आएगा बच्चों? फसल प्रणाली। फसल प्रणाली में क्या होता है बच्चों? इसको बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं फसल प्रणाली को? इसको बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। अब बच्चों देखो क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है बच्चों, अगर आप अपन क्या करते हैं फसल उत्पादन में, यानी बच्चों देखो फसल चक्र को ना अपनाएंगे, फसल चक्र को न अपनाएंगे तो वो जो मृदा होती है उसकी उर्वर क्षमता क्या हो जाती है? कम होती है। यानी बच्चों फसल प्रणाली में देखो बच्चों क्या होता है, अगर मान लो अपन किसी भूमि में यानी किसी निश्चित क्षेत्र में बार बार लगातार वही फसल उगाते हैं, तो बच्चों वो पौधा क्या करता है, जो कुछ निश्चित तत्व होते हैं उनको बराबर मात्रा में वो प्राप्त करता रहता है, जिससे वहाँ पर क्या होती है बच्चों, उन प्राथमिक तत्वों की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों? प्राथमिक तत्वों की कमी आ जाती है। इसलिए बच्चों धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, उस मृदा की उर्वरता कम होने लग जाती है। देखो फिर से बता दूं मैं, क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है बच्चों, अगर एक निश्चित क्षेत्र में या किसी भूमि में हम लगातार एक ही फसल उगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, पोषक तत्वों की कमी आने लगती है, उन प्राथमिक पोषक तत्वों की कमी आने लगती है जिनको पौधा ग्रहण कर रहा था, ठीक है। परंतु बच्चों क्या कर सकते हैं हम, अगर अपन फसल चक्र न अपनाएंगे तो इस मृदा की उर्वर क्षमता कम होती जाएगी। और बच्चों अपन फसल चक्र को अपनाते हैं और एक निश्चित क्षेत्र में अपन बच्चों क्या कर सकते हैं, फसल चक्र के अनुसार फसल को उगाते हैं, या एक साथ 2 फसलें
हम उगाते हैं या फसल चक्र को अपनाते हैं तो बच्चों मृदा की उर्वर क्षमता में कमी नहीं आती है। तो बच्चों देखो अब आया नंबर 3 आपके मृदा यानी पीएच। क्या है बच्चों? नंबर 3 क्या है बच्चों? पीएच, मृदा पीएच। अब मृदा पीएच मृदा की उर्वर क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करता होगा? देखो बच्चों जो मृदा पीएच है वो मृदा की उर्वर क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करता होगा, चलो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों ये जो मृदा पीएच है, जो पीएच वैल्यू होती है, ये मृदा की स्थिति का मापन करता है, यानी बच्चों ये कंडीशन शो करता है। क्या करता है? जो इस सोइल की कंडीशन शो करता है कि क्या कंडीशन है, मृदा अम्लीय है या क्षारीय है। बच्चों मृदा पीएच क्या करता है? मृदा की स्थिति का मापन करता है कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय है। तो बच्चों देखिए हम 2 प्रकार की मृदाओं की यहाँ पर बात करेंगे। एक तो होती है अम्लीय मृदा जिसको बोलते हैं एसिडिक अर्थ। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं एसिडिक अर्थ यानी अम्लीय मृदा। अब बच्चों देखो अम्लीय मृदा में Fe, देखो अम्लीय मृदा में बच्चों 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। देखो जैसे Fe, Al यानी एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो बच्चों देखो आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि अम्लीय मृदाओं में निम्न में से कौन से तत्व अम्लीय मृदा में अधिक पाए जाते हैं। तो बच्चों ये जो तत्व हैं इनको ध्यान रखना कि अम्लीय मृदाओं में कौन कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। Fe यानी लोहा यानी आयरन होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीज अधिक मात्रा में होते हैं। जबकि बच्चों अम्लीय मृदा में क्षारीय पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। देखो जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम और फास्फोरस ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों फास्फोरस यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि चलो बताओ किस प्रकार की मृदाओं में फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हम कहेंगे कि फास्फोरस अधिकांशतः उदासीन मृदाओं में ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? उदासीन मृदाओं में ज़्यादा पाया जाता है। अब देखो बच्चों क्षारीय मृदा यानी एल्केलाइन अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्केलाइन अर्थ बोलते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से क्षारीय मृदाओं में कौन कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कौन से कम। तो देखो बच्चों देखो अभी थोड़ी सी देर में बच्चों अपन वही सिद्ध करने वाले हैं कि कौन सी वाली मृदा कम उर्वर है या ज़्यादा उर्वर है या मृदा उर्वरता को किस प्रकार प्रभावित करती है। देखो क्षारीय पदार्थ प्रभावित करते हैं कि अम्लीय पदार्थ। ठीक है चलो देखते हैं क्षारीय पदार्थ में कौन से वाले तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। जो वहाँ कम मात्रा में पाए जा रहे थे ऊपर वो यहाँ नीचे अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। ओके और बच्चों जो पदार्थ वहाँ अधिक मात्रा में पाए जा रहे थे वो यहाँ कम मात्रा में, जैसे FeLCO और Amn यहाँ क्या होते हैं बच्चों? कम मात्रा में पाए जा रहे हैं बच्चों। तो अपन ने पढ़ा देखो क्षारीय पदार्थ। तो बच्चों ऐसी मृदा जिसमें क्षारीय पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसी मृदा जिनमें देखो बच्चों ऐसी मृदा जिनमें क्षारीय पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं वो तो क्या होती है? कम उर्वर होती है। और जहाँ सारे पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो क्या होती है बच्चों? अधिक उर्वर होती है। तो बच्चों देखिए इसके बाद आएगा अब हमारे नेक्स्ट फैक्टर्स। देखो बच्चों हमारा अगला फैक्टर है मृदा ताप। अब मृदा ताप यानी सोइल टेम्परेचर किस प्रकार से मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है। तो बच्चों अब देखिए अगर बच्चों मृदा ताप अधिक हो, क्या हो बच्चों? अगर मृदा ताप अधिक हो, देखिए ध्यान से, अधिक ताप पर मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन हो जाता है। क्या दे रखा है बच्चों? अधिक ताप पर मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन हो जाता है जिससे मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? हाँ अधिक ताप पर मृदा क्या होता है बच्चों? अधिक ताप पर मृदा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। बच्चों मृदा में कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जो सड़े गले जीव जंतुओं के जो मृतावशेष होते हैं बच्चों वही कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उनका समय पे यानी सही तरीके से विच्छेदन नहीं हो पाता है जिससे क्या होता है बच्चों? ज्वांश पदार्थ यानी उमस अच्छी तरह से नहीं बनता है जिससे मृदा उर्वरता में क्या आती है? कमी आती है। तो बच्चों ताप भी प्रभावित कर रहा है ना, कैसे कमी ला रहा है? अगर अधिक ताप होगा तो मृदा उर्वरता में कमी होगी और जो बिल्कुल इष्टतम टेम्परेचर होता है तो मृदा उर्वरता में कोई कमी नहीं होती है। ठीक है बच्चों अपन जानते हैं हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि किसी भी मेटेरियल या पदार्थ के लिए या किसी भी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर की बात की जाती है तो इष्टतम टेम्परेचर की बात की जाती है बच्चों। ठीक है तो पौधों में भी हमने पढ़ा है बच्चों। देखो कि जो किसी भी पौधे में जो जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, पौधे में जो जैविक क्रियाएं संपन्न होती है वो एक निश्चित टेम्परेचर
यानी इष्टतम तापमान पर संपन्न होती है। अगर उससे कम होता है तब भी पौधे में लक्षण दिखाई देंगे, और इष्टतम तापमान से ज़्यादा होगा मान तब भी उसमें कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब बच्चों नंबर 5 आएगा मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। क्या है बच्चों? मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा किस प्रकार से मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है? तो चलो बच्चों ध्यान से देख लो। कार्बनिक पदार्थों को बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बच्चों। अब देखो बच्चों, देखिए बलुई मृदा। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी दो प्रकार की मृदाओं की तुलना की गई है, मृदाओं की बात की गई है। देखो कि बलुई मृदा की अपेक्षा क्ले मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है बच्चों? बलुई मृदा की अपेक्षा क्ले मृदा में। क्ले मृदा बच्चों अपन ने कल पढ़ी थी, कल वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, अपन ने देखा था। दो प्रकार की मृदाओं की बात करी थी अपन ने मृदा की कि एक तो पढ़ा था ना अपन ने पेतरक पदार्थों में, एक तो अपन ने अम्लीय आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर से बलुई मृदा का निर्माण किया था, ये वो बलुई मृदा। और एक अपन ने बच्चों क्या किया था, क्षारीय व औषधि मृदाओं से भारी मृदा का निर्माण किया था, ये वही है बच्चों जिसे हम बोलते हैं क्ले मृदा या मृत्तिका मृदा। तो बच्चों ध्यान रखना, बलुई मृदा की अपेक्षा क्ले मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। जिसमें ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे वो अधिक उर्वर होती है। अब नंबर 6 देखो बच्चों, मृदा की जुताई का ढंग व समय। अगर हम मृदा की जुताई ढंग से नहीं करते हैं और उसका समय सही न हो तो भी मृदा उर्वरता में कमी आती है। मृदा की जुताई का ढंग का देखो बच्चों, जो समतल भाग होते हैं वहाँ तो मृदा में कोई इतनी दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। पर बात वहाँ आती है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था स्थलक रति यानी ढालू पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर जुताई हमेशा ध्यान रखना बच्चों ढाल के लंबवत की जाती है, तब जाके मृदा उर्वरता में कमी नहीं आती है। तो ढंग का मतलब वही है, ढालू पहाड़ी भागों क्षेत्रों में क्या होगा बच्चों, जो जुताई करनी होगी वो ढाल के लंबवत करनी होगी, और इसका समय बिल्कुल सही होना चाहिए बच्चों, तब जाके मृदा उर्वरता में कोई कमी नहीं आती, वरना वो प्रभावित होगी। चलो बच्चों देखो, आज ने हमने मृदा उर्वरता तो पढ़ लिया था, और आज हमने उसके फैक्टर्स भी देख लिए, प्राकृतिक फैक्टर्स देख लिए और कृत्रिम फैक्टर्स देख लिए बच्चों, ठीक है। तो ये टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है, और कल के नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मृदा उत्पादकता व मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। उर्वरता हो चुका है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कल मृदा उत्पादकता, सोइल प्रोडक्टिविटी।